हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 यानी कि समाकलन चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। और इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं, समाकलन को यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के पार्ट 1 को देखेंगे, समाकलन को देखने वाले हैं इसके अंतर्गत। और समाकलन के ऊपर मैं आपको बता दूं कि समाकलन में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से, थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से याद हो, वो होते हैं प्रैक्टिस से। तो मैंने डेडिकेटेडली एक समाकलन के लिए, अवकलन के लिए, त्रिकोणमिति के लिए फॉर्मूले का वीडियो बना रखा है। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। समाकलन के जो फॉर्मूले हैं उन पर आधारित मैंने फॉर्मूलों पर आधारित वीडियो अलग से भी बना रखा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम एक्सरसाइज 7.1 के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। इसके अलावा यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करके आप रख सकते हैं, ताकि आगे जो आपके कोर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो आता है उसके लिए आपको फर्दर नोटिफिकेशन अपडेट मिलता है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होता है तो वीडियो को कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार अगर आप लाइव क्लासेस को एंजॉय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस। वहां से आपको ऐप का जो एप्लीकेशन है, एक्सपी क्लासेस की खुद की एक ऐप है, तो उसका आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कर लेना एक्सपी क्लासेस। वहां से आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो लाइव क्लासेस के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिमम फीस पर वहां से आप लाइव क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस के अलावा आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया जाता है, ताकि आपको कोई डाउट हो तो वहां से आप डाउट अपना क्लियर कर सकें। पीडीएफ नोट सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए तो उसके लिए बहुत ही मिनिमम फीस पर, इस समय बहुत ही मिनिमम फीस है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का। वहां से डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन से लाइव कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 के अंतर्गत पार्ट 1 की। समाकलन की स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रल्स। ठीक है, समाकलन की शुरुआत कर लेते हैं। और इसके अंतर्गत देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी फॉर्मूले होते हैं समाकलन के अंतर्गत आने वाले, उन सब के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप दे सकते हैं। समाकलन के लिए, अवकलन के लिए, त्रिकोणमिति के लिए, इनके लिए मैंने आपको एक एक वीडियो दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस। जो भी आप फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं उसके आगे एक्सपी क्लासेस लगा दीजिएगा। वह वीडियो आपको जो एक्सपी क्लासेस ने दिया है वो मिल जाएगा। उसमें आपको सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको समाकलन, अवकलन और ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। 3 वीडियो मैंने अलग अलग बना रखे हैं। ठीक है, अब समाकलन की बात करते हैं। तो समाकलन के अंतर्गत हम निम्न समस्याओं को ज्ञात करते हैं। ठीक है, समस्याएं तो कही हैं, लेकिन अभी आप हाल फिलहाल के लिए 2 समस्याएं देख रहे हैं। पहली क्या कि यदि एक फलन का अवकलज ज्ञात हो तो हम उस फलन को ज्ञात करते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने एक फलन था उसका आपने अवकलन कर लिया तो आपको अवकलन आपको दिया हुआ है, किसी फलन का अवकलन दिया हुआ है। अब आपको उस फंक्शन को, उस फलन को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। फिर निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत फलन के आलेख से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये आप चैप्टर नंबर 8 में सीखेंगे। आने वाले जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें सीखेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंतर्गत आप ये चीज सीखते हैं। ठीक है, निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत फलन के आलेख से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये चैप्टर नंबर 8 की बात हो गई। तो यहाँ से आपकी समाकलन की 2 गुण या 2 समस्याएं को ज्ञात करने की बात हो गई कि इस तरीके से ज्ञात करते हैं। उपयुक्त दोनों समस्याएं समाकलन के 2 रूपों को बताती हैं। तो समस्या, जो ये समस्याएं, इसके अंदर आधार पे हम कहते हैं कि जो समाकलन है वह आपका 2 रूप का होता है। उसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका अनिश्चित समाकलन और एक होता है निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल। तो समाकलन के ये 2 टाइप होते हैं, 2 रूप होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में, यानी इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन की आपकी परिभाषा ली है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो किसी फलन का अवकलज
अवकलन ज्ञात करने के स्थान पर, किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने के स्थान पर फलन का अवकलज दिया हुआ है, आपके पास फलन का अवकलज है और वास्तविक फलन ज्ञात करने को समाकलन अथवा प्रति अवकलज कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई वास्तविक फलन जो पहले से वास्तविक फलन होगा उसको ज्ञात कर रहे हैं तो यह चीज आपकी समाकलन कहलाती है। ठीक है, इसी को आप प्रति अवकलन भी कहते हैं, अर्थात अवकलन की व्युत्क्रम विधि को समाकलन कहते हैं। यही आप कह रहे हो कि अवकलन का उल्टा जो मेथड हो गया वो है आपका समाकलन। ठीक है, चिन्ह, इस ये जो चिन्ह है, ये आप चिन्ह देख रहे हैं सांप की तरह, तो यह आपका समाकलन का चिन्ह होता है। ठीक है, तो चिन्ह समाकलन का प्रतीक है, जैसे समाकलन चिन्ह अथवा साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप कुछ ही समस्याओं के बारे में सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि ये आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है भाई कि d/dx, अगर मैं बात करूं तो d/dx sin x, तो इसके बारे में आपने पढ़ रखा है ना, cos x होता है। ठीक है, और d/dx x की पावर 3, तो ये आपने पढ़ रखा है, ये होता है भाई 3x²। ठीक है, एंड d/dx e की पावर x, तो ये होता है e की पावर x। अब मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन पहले से थे, ये वाला फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि ये अवकलज है, किसी फंक्शन के ये अवकलज है, ये अवकलन करके प्राप्त हुआ, तो इसका जो वास्तविक फलन होगा वो ज्ञात कीजिए। तो वो कैसे निकालोगे, उसको निकालने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं और चिन्ह इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से, जैसे ये आप देख रहे हैं सांप की तरह चिन्ह बना हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन cos x एंड dx ऐसे लिखते हैं। ठीक है, cos x dx, तो यहां से आपको मिल जाता है जो आपका मूल वास्तविक फलन होता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से मिल जाता है sin x। ठीक है, अगर हम 3x² का करेंगे 3x² dx, तो यहां से आपको मिल जाएगा x की पावर 3, एंड e की पावर x का करेंगे e की पावर x इंटू dx, तो ये आपको मिल जाएगा e की पावर x। ठीक है, अच्छा यहां पर एक ही समझने वाली है, वो चीज समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप cos x, मान लीजिए अगर आप sin x का, ठीक है समझना मेरी बात, sin x प्लस 5 का अवकलन करते हैं, sin x प्लस 5 का अवकलन करते हैं, तो कितना मिलेगा आपको, cos x मिलेगा, क्योंकि 5 का अवकलन तो 0 हो जाएगा। इसके अलावा sin x प्लस 11 का अगर आप अवकलन करते हैं, d/dx करते हैं, तब भी आपको cos x ही मिलेगा, क्योंकि जो 11 है वह आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अवकलन में। तो यहां से आपने क्या देखा कि sin x प्लस c, अगर कोई आप एक अचर पद लेते हैं जिसका आप अवकलन करेंगे तो उस अचर पद का मान तो 0 हो जाएगा, तो यहां से आपको मिलेगा cos x। तो यहां से आपने क्या सीखा कि बेसिकली अगर आप किसी अवकलन से जो आपको मिला है, या आपको अवकलन से मिला है cos x, अगर इसका आप समाकलन करते हैं यानी प्रति अवकलज करते हैं, उसी वास्तविक फंक्शन के अंतर्गत जाते हैं, तो बेसिकली यहां से आपका जो होता है cos x dx बराबर ये आपको मिलना चाहिए sin x प्लस c। ठीक है, sin x प्लस c, क्यों, क्योंकि यहां आप देख पा रहे हैं, यहां पर गौर कीजिए कि अगर आपने सिर्फ sin x का अवकलन किया तो भी cos x मिला, sin x प्लस 5 का अवकलन किया तो cos x मिला, sin x प्लस 11 का अवकलन किया तो cos x मिला, और sin x प्लस c का अवकलन किया तो भी cos x ही मिला। तो इसका मतलब क्या है कि निश्चित तौर पर यहां पर आप ये भी सोच सकते थे कि sin x प्लस क्या हो सकता है, 0, sin x प्लस 0 है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि किसी भी संख्या का अगर आप समाकलन करते हैं, किसी भी संख्या का आप समाकलन करते हैं तो निश्चित एक अचर पद c को लेते हैं। ठीक है, एक अचर पद c आपका आता है। तो यहां से आप क्या बता रहे हैं कि अनिश्चित समाकलन, ये आपका अनिश्चित समाकलन कहलाता है। ठीक है, तो अनिश्चित समाकलन का कोई भी आंसर अद्वितीय नहीं होता है। ठीक है, अनिश्चित समाकलन का आंसर या उत्तर अद्वितीय नहीं होता है, कोई भी यूनिक नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ c के स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हैं, 5, 11, 6, 10 कुछ भी रख सकते हो। तो यहां से आप क्या कह रहे हो कि अनिश्चित समाकलन का उत्तर अद्वितीय नहीं होता है, अद्वितीय नहीं होता है, अद्वितीय नहीं होता है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी चीजें थी। इसके अलावा ये मैंने परिभाषा बता दी, और जो मैंने आपसे कहा कि ये फॉर्मूले का मैंने अलग अलग 3 वीडियो बना रखे हैं। इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस। तो उसके अंतर्गत मैंने सारी कॉन्सेप्ट और सारी चीजें आपको समझा रखी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वाला जो वीडियो, उसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले याद करने हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बस आपको सर्च करना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपके लिए समाकलन के जो सूत्र हैं वो सारे सूत्र लिख दिए हैं यहाँ पर, जो अभी मेन इस्तेमाल आपके सूत्र होने। और जैसे मैंने आपसे कहा है, मैं एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि ये सारे फॉर्मूलों के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। इंटीग्रेशन के लिए भी, यानी समाकलन के लिए, अवकलन के लिए, त्रिकोणमिति के लिए आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस, या फिर अवकलन के लिए आप डिफरेंशिएशन फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस, और त्रिकोणमिति के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस करके सर्च करेंगे तो आपको वो सेपरेट वीडियो अलग अलग मिल जाएंगे। उसमें मैंने हर एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर रखा है। तो अभी कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। ये इस साइड मैंने लिख लिए हैं डेरिवेटिव्स यानी अवकलन, ठीक है, और इस साइड है आपका समाकलन और प्रति अवकलन, ठीक है। समाकलन और कुछ नहीं होता है, अवकलन की व्युत्क्रम विधि है या उल्टी विधि है, ठीक है। इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा कि x की पावर n का अवकलन क्या होता था, x की पावर n का अवकलन क्या होता था, x की पावर n का जो अपन अवकलन करते थे उसमें घात आगे ले लेते थे और घात में एक की कमी कर देते थे। तो ये वाला फॉर्मूला भी यहीं पर यही काम कर रहा है। देखिए घात आगे ले लेंगे, ठीक है, n+1 आगे आ जाएगी और घात में एक की कमी करेंगे तो n+1 में एक कम करोगे तो n x की पावर n हो जाएगा और नीचे है n+1। तो ये n+1 से n+1 कटेगा तो कितना मिल जाएगा, x की पावर n मिल जाएगा। तो बेसिकली ये कितना है कि x की पावर n अपॉन n+1 का अगर आप अवकलन करते हैं तो x की पावर n मिलता है। इसका मतलब कि x की पावर n का अगर समाकलन करेंगे, x की पावर n के लिए अगर समाकलन करते हैं तो ये हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसको ऐसे याद करना है कि किसी की घात है यानी x की पावर n की, बेसिकली किसी की घात नहीं, सिर्फ x की पावर n की घात चलेगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अवकलन में क्या होता है कि किसी की भी घात होती है तो पहले आप उस घात को हल करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको स्पेसिफिकली x की पावर n को देख के चलना है। तो अगर x की पावर n है तो क्या होता है कि घात में एक जोड़ देते हैं और जो घात होती है उसी को हर में लिख लेते हैं। घात में आपने एक जोड़ दिया और जो घात आई n+1 उसी को हर में लिख लिया, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि समाकलन करने पर आप एक अचर पद, स्वेच्छ अचर पद c लेके ही चलेंगे। अब आप c की जगह a b c d राम श्याम भी लिख सकते हैं, लेकिन किताबों में c लेके चलते हैं तो c ही लेके चलना है, ठीक है। जहां पर n का मान नॉट इक्वल टू 1 है, n का मान -1 नहीं रख रहे हैं, क्योंकि -1 रखने पर आप देख पा रहे हैं कि हर में 0 हो रहा है और जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो n का मान n नॉट इक्वल टू -1 को बता रहा है। इसी प्रकार अगर हमने d/dx x यानी x का अवकलन किया तो 1 मिलेगा और 1 का समाकलन करने पर हमें x+c हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ मैंने अवकलन कर रखे हैं और इस तरफ समाकलन कर रखे हैं, तो मैं समाकलन वाले सारे फॉर्मूले आपको बताते चलता हूं। तो cos x का समाकलन हो जाएगा sin x+c एंड sin x का समाकलन हो जाएगा माइनस का cos x+c। sec स्क्वायर x का समाकलन है tan x, ठीक है, एंड cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस का cot x। इसके बाद sec x इंटू tan x का समाकलन sec x हो जाएगा, cosec x इंटू cot x का समाकलन माइनस का cosec x हो जाएगा। 1/√1 - x² dx। अच्छा, ये आप फॉर्मूले अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये आपके फॉर्मूले बहुत इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इस तरीके के फॉर्मूले आगे बहुत ज्यादा आते भी हैं जिनको आपको याद रखना है अच्छे से। और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देख रखे हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि फॉर्मूले याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि जितने आप सवाल लगाओगे और जितनी बार आप सवाल लगाओगे उतनी बार अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो आपको अच्छी तरीके से फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो 1/√1 - x² होता है sin इनवर्स x, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है sin इनवर्स x का
अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड कॉस इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x स्क्वायर माइनस 1, एंड कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये अवकलन याद रखिए, तो समाकलन आपको अपने आप याद बनी रहेंगे। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स एक्स, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कॉट इनवर्स एक्स, देन 1/x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, -1/x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आप लेके चलते हैं। ठीक है, तीन फॉर्मूले और हैं, इनको देख लीजिए। e की पावर x का अवकलन e की पावर x, तो e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x हो जाएगा। log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का अवकलन log x हो जाएगा। a की पावर x अपॉन log a हो जाएगा a की पावर x, तो ये a की पावर x का समाकलन, बेसिकली a की पावर x का समाकलन क्या होगा, a की पावर x अपॉन log a। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, एक बार फिर से एक बार देख सकते हो। जो मेन फॉर्मूले, इसके अलावा जो मैंने आपसे कह रखा कि फॉर्मूलों का वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, सेपरेट वीडियो मैंने दिए हैं, तो ये आप सारे फॉर्मूले लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसके अलावा अगर आप बार बार फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हो क्वेश्चन को हल करने में, तो चीजें अपने आप से बनने लगती हैं, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ये सब आपके अनिश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टीज है, अनिश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो अगर आप समाकलन है, जैसे ये इंटीग्रेशन ऑफ fx dx कर रहे हैं, अगर किसी समाकलन का अवकलन कर दें, आप किसी समाकलन का अवकलन कर दें, तो आपको वह वास्तविक फलन मिल जाएगा। किसी समाकलन का अगर अवकलन करते हैं, मतलब समाकलन भी कर रहे हैं और उसी का अवकलन भी कर रहे हैं, तो वह आपको सिर्फ फलन, आपका जो फलन दिया था, ये fx दिया था, यही fx बचा रह जाएगा। ठीक है, और आपको जैसे पता है कि मान लो अगर आपने fx का समाकलन किया और कैपिटल fx मिल रहा है, तो आप इसको फॉर्मूले के रूप में इस प्रकार से बता रहे हैं कि fx इंटीग्रेशन ऑफ fx dx बराबर कैपिटल fx प्लस सी। हमने मान लिया कि स्मॉल fx का समाकलन कैपिटल fx है, तो आप इस प्रकार से बताओगे, और एक आपको अचर पद c लेके चलना है। ठीक है, तो जहां c एक स्वेच्छ अचर है। इसके अलावा अगर आप दो फलन का जोड़ या घटाना कर रहे हो और उनका समाकलन कर रहे हो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो दोनों प्लस और माइनस में अलग अलग समाकलन करके भी आप लिख सकते हो। तो समाकलन ऑफ fx प्लस माइनस gx dx। ठीक है, तो क्या कर सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx के रूप में ले सकते हैं। अगर कोई आपका एक अचर पद या कांस्टेंट टर्म वास्तविक संख्या k है और उस k का गुणा उस आपके फलन के साथ हुआ है, तो उस वास्तविक संख्या को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो किसी वास्तविक संख्या k के लिए k fx dx, यानी समाकलन आप कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ k fx dx, तो इस k को आप क्या निकाल लोगे, इस k को आप बाहर भी निकाल लेंगे, इस k को आप बाहर निकाल लेंगे, तो k बाहर निकलने पर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, फॉर्मूले थे। अब सवाल पे आते हैं, और सवाल जो मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आप करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 311 उदाहरण नंबर 1, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। तो प्रति अवकलज क्या होता है, पहली बात समाकलन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे ये नहीं कहता है कि किस विधि का उपयोग कीजिए, क्योंकि समाकलन को लगाने की कई विधियां हो सकती हैं और कई विधि से समाकलन का आंसर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये निरीक्षण विधि है। निरीक्षण विधि का जो उपयोग है, निरीक्षण विधि कैसे करते हैं, निरीक्षण विधि का और कुछ नहीं है, अजम्पशन मेथड है। निरीक्षण विधि क्या है, अजम्पशन मेथड। अब ये अजम्पशन मेथड में आपको मान के चलना पड़ता है कि ऐसा कुछ फलन होगा, फिर उसका आप अवकलन करके दिखाते हैं और फिर आप ज्ञात करते हैं कि समाकलन हो रहा है। ठीक है, तो निरीक्षण विधि में एंड में बता दूंगा आपको बेसिकली सवालों को किस तरीके से हल करना है बोर्ड पेपर में, उसको उस तरीके को मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। ठीक है,
सबसे पहली बात। और जो तरीका मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा उसको आप बढ़िया तरीके से सीखते जाइएगा, ठीक है। निरीक्षण विधि मैं एंड में आपको बता दूंगा। निरीक्षण विधि पर आधारित ये आपके 3 सवाल दिए थे, तो तीनों सवालों को मैं एंड में, वीडियो के एंड में आपको निरीक्षण विधि बता दूंगा। एजम्पशन मेथड कहलाता है। या आप निरीक्षण विधि का मतलब ये है कि आप पहले से कुछ मान के चल रहे हो, ठीक है, और फिर उसको आप कर रहे हो, इस तरीके से दिखाते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका cos 2x। अब यहां पर मैं आपको 2 विधियां बता रहा हूं। एक तो हो गई प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापित करने के बाद, और एक आपकी विधि हो जाती है आप लेके, विधि क्या है, आप उसको डायरेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत क्या है, आपने पहली बात फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, पहली बात ये समझो, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है cos x dx बराबर sin x प्लस सी। ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। यहां गौर कीजिए, यहां x होता है, यहां पर कितना है 2x है, तो ये 2x के लिए फॉर्मूला नहीं है आपका फॉर्मूला जो है वो किसके लिए है, x के लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना। किसके लिए फॉर्मूला है, x के लिए फॉर्मूला है। तो यहां पर जब 2x है तो 2x को आप मान के चले, ये कहलाती है प्रतिस्थापन विधि जो मैं लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपने माना 2x बराबर t। अब इसका आप अवकलन कर दो, तो अवकलन कैसे करेंगे कि 2 को बाहर रखेंगे, x का तो ले लेंगे भैया dx और t का हो जाएगा dt। समझ में आई बात। एक बार और समझ लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसको कैसे करना है। देखो, आपको पता है, अगर हमने t के सापेक्ष अवकलन कर दिया या x के सापेक्ष अवकलन कर दो, किसी के भी सापेक्ष, यहां 2x बराबर t लेके चले, क्यों लेके चले, क्योंकि फॉर्मूला तो होता है आपका x के लिए, लेकिन यहां पर दिया है 2x, ठीक है। क्लियर है बात। तो अब आप यहां तो x के सापेक्ष कर दो या t के सापेक्ष करते हो, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। x के सापेक्ष अगर आपने अवकलन किया d अपॉन dx 2x, d अपॉन dx एंड t, ठीक है, d अपॉन dx एंड t। तो यहां से क्या मिलेगा आपको पता है, 2 बाहर आ जाएगा, इनटू में x का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। और इस dx का पक्षांतर कर लो तो 2dx बराबर मिलेगा dt। याद होगा मैंने शुरुआत में यही चीज लिखी थी। अगर आप t के सापेक्ष करते हो तो d अपॉन dt 2x बराबर d अपॉन dt एंड t, ठीक है। तो यहां 2x का क्या होगा, ये तो 2 हो जाएगा और x का हो जाएगा भैया dx अपॉन dt एंड t का हो जाएगा 1। इस t को अगर पक्षांतर कर लेंगे अपन तो ये निकल के आएगा 2dx बराबर dt। तो चाहे x के सापेक्ष करो चाहे t के सापेक्ष करो, आपको मिलेगी एक ही बात, है ना। लेकिन करना कैसे, ऐसे करना है, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको सोचना कैसे, भैया मैं बताता हूं आपको कैसे सोचना है। इस तरीके से सोचना है। ये तो हो गया लंबा मेथड, है ना। सोचना किस तरीके से, आपको तरीका क्या रहेगा। तो आपने अगर प्रतिस्थापन, ये विधि कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है। क्यों प्रतिस्थापन, क्योंकि आप प्रतिस्थापित कर रहे हो, है ना। 2x की जगह कुछ लेके चल रहे हो, तो आप 2x के स्थान पे कुछ प्रतिस्थापन कर रहे हो, ठीक है। 2x के स्थान पे आप कुछ प्रतिस्थापन कर रहे हो, तो ये हो गई प्रतिस्थापन विधि। तो ये हो रहा भाई 2x का कर देंगे dx एंड t का कर देंगे dt। इस तरीके से लेके चलेंगे। अब कर दीजिए, तो यहां पर आप ले रहे हैं समाकलन cos 2x dx, इस प्रकार लिखेंगे। फिर आप समाकलन cos 2x की जगह क्या लिखना है आपको, 2x की जगह t लेना है, ठीक है। 2x की जगह t, तो t एंड यहां पर आप देखिए dx के स्थान पे क्या रखेंगे, dt अपॉन 2, क्या रखेंगे, dt अपॉन 2। तो cos t इंटू dx के स्थान पे dt अपॉन 2, ठीक है। तो इस 2 को बाहर निकाल लेंगे, समाकलन cos t इंटू dt। तो जैसे आपको पता है कि cos x का होता है sin x प्लस c, उसी प्रकार cos t का हो जाएगा sin t। तो 1/2 sin t प्लस c। अब t है तो t के स्थान पे आप क्या रख दोगे भाई, यहां देखो t बराबर माना था 2x, तो t के स्थान पे रख देंगे हम 2x। तो 1/2 sin 2x प्लस c। तो ये कहलाती है आपकी प्रतिस्थापन विधि cos 2x dx के लिए आंसर इतना आ गया, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको कैसे सोचना है, इस बात को ध्यान रखो। देखो पहली बात ये ध्यान रखो कि सवालों को लगाने का तरीका होता है। अगर मैं डायरेक्ट कर देता, तो अगर मान लो ये 1 नंबर का सवाल आता है आपको बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर का ही आएगा। अगर 1 नंबर का सवाल आता है तो आप इस तरीके से लगाओगे, क्योंकि ये डायरेक्ट है। लेकिन अगर क्योंकि आगे जाके आपको सवालों को इकट्ठे करना, एक साथ करना, तो उस स्थिति में आपको सोचना क्या है, मैं वो तरीका बता देता हूं। देखना, cos 2x dx, हमेशा याद रखिएगा कि अवकलन के साथ, अगर जैसे अवकलन है तो अगर अवकलन कर रहे होते हैं, कोई एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो इनटू में जाता था,
समाकलन में अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो कहां जाएगा, बटे में जाएगा। ध्यान दे लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर लिखा है sin 2x, इसका अगर आप अवकलन करते हैं sin 2x dx, तो इसका अवकलन करते हैं तो क्या होता है, ये 2 जो होता है ना x के साथ, ये इनटू में आ जाएगा 2 sin 2x। लेकिन वहीं पर अगर आप इसका समाकलन कर रहे होते हैं sin 2x dx, तो उस स्थिति में पहली बात तो साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये होता है माइनस कॉस 2x। लेकिन यहां पर x के साथ जो भी गुणे में होगा उसको बटे में ले लेंगे इस तरीके से, और प्लस c ले लेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, अवकलन में इनटू में जाता था, समाकलन में वही चीज बटे में जाएगी, याद रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से सोचना है। तो यहां पर वही मैं बात कर रहा हूं कि cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x का अगर मैं बात करूं तो cos का होता है साइन, पहली बात तो ये हो जाएगा भैया sin 2x। और क्या मैंने बोला है कि अगर x के साथ कुछ भी गुणे में है, x के साथ कुछ भी गुणे में है, उसको कहां ले आओगे, बटे में। तो 2 गुणे में था तो बटे 2 आ गया और प्लस c। तो इस तरीके से सोचना है आपको। ठीक है, लेकिन कब सोचना है, अगर ये 1 नंबर का बोर्ड में सवाल आता है तब तो आप ये पूरा मेथड लगाइए। ठीक है, तब आप पूरा ये इस तरीके से करके दिखाइए। लेकिन आगे जाके सवाल बड़े होंगे तो आप फिर हर एक फलन के लिए आप इस तरीके से नहीं दिखाओगे, क्योंकि वो कई पार्ट में होगा सवाल, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट फिर सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, उसी पर आधारित मैं आगे आपको इसका पहले का दूसरा सवाल देखें, पहले का दूसरा। ठीक है, पहले का आपका दूसरा सवाल क्या कह रहा भैया, ये आपको दिया है 3x² प्लस 4x³ ठीक है, तो समाकलन करते हैं 3x² प्लस 4x³ एंड dx। तो क्या आपको बताया था मैंने कि आपको इसको अलग अलग कर लेना है, प्लस और माइनस में होगा तो अलग अलग कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन 3x² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ इंटू dx। अब जो आपके साथ कांस्टेंट टर्म होगा, आपके साथ एक वास्तविक संख्या है गुणे में, उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 3 बाहर निकल आएगा, समाक x² इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस 4 बाहर निकल आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू dx। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला याद रखिए, मैंने आपसे कहा कि 50 बार फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा। x की पावर n के लिए फॉर्मूला होता है आपका x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना, फॉर्मूला ये होता है, यानी कि घात में एक जोड़ देते हैं और जो घात आएगी वही घात को हर में लिख लेना है। यानी कि ये कितना बनेगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर में एक जोड़ देंगे और जो घात ऊपर बन रही वो नीचे ले लेंगे, प्लस 4 इंटू यहाँ पर x की घात 3 प्लस 1 कर लिया, अपॉन में 3 प्लस 1 और एक अचर पद c ले लेंगे। तो यहां से कितना निकल के आएगा, 3 इंटू x² अपॉन 3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये मिल गया x², ये 3 से यहाँ पर x² नहीं होगा, यहाँ x की घात 3 लेना भाई। ठीक है, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, तो ये हो गया x की घात 3, x की घात 3 प्लस x की पावर 4 प्लस c। तो ये हो जाएगा आंसर, सिंपल है। ठीक है, अब पहले का तीसरा देख लीजिए। पहले का क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है कि 1 अपॉन x और x नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो चीज सीधी सीधी थी, आपको फॉर्मूले में भी याद होगा, फॉर्मूले में लिखवा दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx होता है log x प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, सिंपल, और उसमें कुछ करने के लिए है भी नहीं आपका। हाँ, रही बात निरीक्षण विधि की, तो इस वीडियो ये आपकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल में कदम करा दूं, इसके बाद जो एग्जाम एंड में होगा तो एंड में मैं आपको निरीक्षण विधि भी बता दूंगा। आपको सवाल निरीक्षण विधि से आएंगे नहीं, लेकिन अगर आ जाते हैं तो मैं समझा देता हूं एंड में। ठीक है ना, उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल देख लीजिए, ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1 अपॉन x² dx। ठीक है, तो ये आपको सवाल दिया है, तो यहाँ पर आप कर रहे हैं किस तरीके से कि x² का भाग दे दीजिए, तो x की पावर 3 अपॉन x² माइनस 1 अपॉन x² एंड dx। ठीक है, इस तरीके से। तो समाकलन कितना हो गया, ये बचा x² से कटेगा तो x बचेगा, माइनस ये हो गया x की पावर माइनस 2 एंड dx। अब या तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए, x को अलग एंड x के और माइनस 2 को अलग कर लेंगे, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर घात है 1 और आपको पता है घात के लिए क्या करते हैं, घात में 1 जोड़ देते हैं और जो आपकी घात बनी उसी को हर में ले लेंगे, माइनस x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और एक अचर पद c। ठीक है,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस का एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर -1 कर रहे हैं 1 अपॉन एक्स प्लस सी, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। दूसरे का दूसरा आपको क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2/3 एक्स की पावर 2/3 प्लस 1, ठीक है, इनटू में dx। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x की पावर 2/3 के लिए क्या कर देंगे, घात है तो घात में एक जोड़ना है, तो 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, और आपको पता है एक का क्या होता है, एक का हो जाएगा x प्लस सी, तो यहां से कितना निकल के आएगा, x की पावर 2 और 3 5, तो 5/3 प्लस x प्लस सी, इस 5/3 को आप लिख सकते हैं 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस सी, तो ये हो गया आंसर। सिंपल सवाल है, इस तरीके से लगाना है। घात वाले सवाल तो आपके इसी तरीके से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा सवाल देख लीजिए। दूसरे का तीसरा आपको कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 प्लस 2e की पावर x माइनस का 1/x, ठीक है, एंड dx। तो कैसे करेंगे, देखो चाहो तो इसको अलग अलग कर लो, मतलब कहने का मतलब x की पावर 2/3 इंटीग्रेशन dx, फिर प्लस 2 बाहर निकाल लो e की पावर x dx, माइनस बाहर निकालेंगे 1/x dx। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहो तो आप ये लाइन लिखो और चाहे तो आप डायरेक्ट इस पर भी आ सकते हैं। कैसे कि घात है तो घात में आपको एक जोड़ना है, 2/3 प्लस 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x का e की पावर x होता है माइनस 1/x का log x होता है प्लस c। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि आप ये वाली लाइन लिखेंगे, है ना, आप डायरेक्ट इस वाली लाइन से आएंगे और ये भी हल कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं। तो यहां से आपको मिल जाएगा x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस 2e की पावर x माइनस का log x प्लस c, तो ये कितना मिल जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस 2e की पावर x माइनस का log x प्लस c, तो ये हो गया भैया आंसर। क्लियर है बात, तो ये आपका दूसरे का तीसरा भी लग गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे में आपका जो क्वेश्चन दिया है वो अलग दिया है और जो एनसीईआरटी में आपको जो सॉल्यूशन दे रहा है वो अलग दे रहा है। मतलब क्या है कि क्वेश्चन आपका या तो क्वेश्चन में आपका मिस्टेक है या फिर आपके जो सॉल्यूशन दे रखा है उदाहरण नंबर दूसरे के तीसरे में उसमें मिस्टेक है। तो बेसिकली हम ये लेके चलते हैं कि क्वेश्चन में अगर मिस्टेक है, क्योंकि x की पावर 2/3 आपका यहां पर भी है, देखिए x की पावर 2/3 यहां पर भी दे दिया और x की पावर 2/3 यहां पर भी दे दिया, है ना, और यहीं पर आपको सॉल्यूशन में वो कह रहा है कि 2/3 ना होके 3/2 है। तो अगर 3/2 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम 3/2 के लिए हल कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, 3/2 ले रहे हैं। तो यहां अगर आपने 3/2 लिया तो बस बाकी सबको चेंज कर लेते हैं, 3/2 2/3 की जगह 3/2 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो भी निकल आएगा, है ना। तो अगर 3/2 आपने किया यहां पर तो कितना हो रहा है, घात है 3/2 एंड यहां पर आ जाएगा 3/2, यहां पर भी 3/2 ले लेंगे, तो ये 3/2 के हिसाब से कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 एंड 5/2, तो ये 5/2 के हिसाब से होगा 2/5। तो ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई समस्या ही नहीं, कोई लफड़ा ही नहीं है। अब वो बात अलग है कि किताब में उन्होंने अलग क्वेश्चन अलग कर दिया और सॉल्यूशन में उन्होंने अलग सिस्टम से कर दिया, तो वो किताब वालों की दिक्कत है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 3 की बात कर लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दे दिया sin x प्लस cos x। अब करने तो आप इसको ऐसे भी बढ़ा सकते हो कि पहले भाई sin x को अलग निकाल लो प्लस cos x को अलग निकाल लो, है ना, और sin x का होता है माइनस का cos x का होता है भाई समाकलन sin x प्लस c, ठीक है। तो और चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई sin x का होता है माइनस cos x का होता है sin x प्लस c, तो ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन में तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले आप याद रखिएगा, आपसे चीजें अच्छे से बनती जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x एंड cosec x प्लस का cot x इंटू का dx, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, cosec x का पहले तो अंदर गुणा कर लो, तो cosec स्क्वायर x हो जाएगा प्लस cosec x इंटू का cot x। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूले ये है आपकी, cosec x कितना होता है माइनस का cot x होता है, और cosec x इंटू cot x
कितना होता है, माइनस का कॉसेक एक्स होता है। तो ये फॉर्मूले याद रहेंगे आपको, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx ये होता है माइनस का कॉट एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स dx ये होता है माइनस का कॉसेक एक्स। फॉर्मूले याद रखिएगा। तो अब ये फॉर्मूले सीधे सीधे रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स माइनस का कॉसेक एक्स और एक अचर पद c, तो प्लस c, ये हो गया आंसर, ठीक है। देन तीसरे का तीसरा सवाल देखें, अगर तीसरे का तीसरा, तो ये कह रहा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, कॉस स्क्वायर एक्स का आपको दोनों में भाग दे देना, कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दे देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अच्छा साइन, इसको आप क्या लिख रहे हैं बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये तो आपका हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और ये dx, अब यहां पर ये सिस्टम जो आपका देख रहे हो साइन एक्स अपॉन में ये, तो ये एक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को आप एक को बना लो टेन एक्स और एक कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स। तो ये आप क्या ले रहे हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और इंटीग्रेशन, ठीक है, और dx। अब ये भी आपके फॉर्मूले ही हैं डायरेक्ट, सेक स्क्वायर एक्स होता है आपका टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है भाई टेन एक्स, ठीक है। यहाँ dx लगाना है, इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर dx लिखना पड़ेगा आपको। तो ये कितना होता है भाई, टेन एक्स होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये होता है सेक एक्स, ठीक है। तो ये होता है सेक एक्स। अब बस ये फॉर्मूले ही हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले रख देंगे। सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स, भाई हो गया टेन एक्स, माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है सेक एक्स, तो ये हो गया सेक एक्स प्लस सी, तो ये हो गया आंसर, सिंपल है, ठीक है। तो ये तीसरे का तीसरा। उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं। एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज f ज्ञात कीजिए जहां f0 बराबर 3 है, ठीक है। यानी यहां सवाल देखिए, ये कह रहा कि f का प्रति अवकलज कैपिटल F है, यानी f का अगर समाकलन करते हैं तो कैपिटल F मिल रहा है आपको, ये कह रहा है, ठीक है। और फंक्शन इतना कह रहा है। अब ये समझने की कोशिश कीजिए, f का प्रति अवकलज कैपिटल F है, यानी कि आप f का अगर समाकलन करें, fx का अगर समाकलन करें तो कितना मिलेगा, कैपिटल fx मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पर ये कह रहा है, तो भाई यहां से आप क्या कह सकते हैं, कैपिटल fx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। अच्छा, fx की वैल्यू आपको दे रखी है 4x³ माइनस का 6 एंड dx, तो प्रति अवकलज का मतलब समाकलन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां से कितना मिलेगा, 4 इंटू एक्स की पावर 3 का क्या हुआ, घात में एक जोड़ते हैं अपॉन जो घात है उसको हर में लिखते हैं, माइनस 6 है। तो बेसिकली यहां पर इसको अगर मैं और भी एक्सप्लेन करके लिखूं, इसको अगर मैं और भी एक्सप्लेन करके लिखता हूं तो इसको पैसे लिख रहा है कि 4 को बाहर लिया, x की पावर 3 इंटू dx। अच्छा, 6 के साथ 1 का गुणा कर सकते हैं, तो माइनस का 6 बाहर लिया 1 इंटू dx, है ना भाई, 6 है तो 6 के साथ और कुछ नहीं है, 6 के साथ 1 का गुणा है, तो 6 को बाहर ले लिया, 1 ले लिया। अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 माइनस का 6x प्लस सी, ठीक है। तो ये कितना हो रहा भाई, 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस का 6x प्लस सी। तो यहां से कैपिटल fx निकल आया भाई, कैपिटल fx हो गया x की पावर 4 माइनस का 6x प्लस सी। चूंकि f0 बराबर 3 है तो x का मान 0 रखेंगे, तो f0 बराबर, यहां पर f0 बराबर रखा, f0 बराबर कितना दिया, 3 दिया, और fx का मान इतना, तो यहां पर ले लेंगे तो 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी बराबर 3। तो ये आपका 0 माइनस 0 प्लस सी बराबर 3, तो ये गया सी बराबर 3। अब सी की वैल्यू रख देंगे उठा के, तो यहाँ पर ले लो समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 से
समीकरण 1 से एफ एक्स कितना निकल रहा है, एफ एक्स है एक्स की पावर 4 माइनस का 6x और c का मान रख देना उठा के 3। तो एफ एक्स ज्ञात करना था, तो ये हो जाएगा आंसर इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया भाई x की पावर 4 माइनस का 6x प्लस c था, तो c की जगह 3 रख दिया। तो इस तरीके से करना था। उदाहरण नंबर 4 देख लीजिए, है ना। हाँ, ये ध्यान दीजिए, f का प्रति अवकलज, यानी प्रति अवकलज का मतलब f का समाकलन कैपिटल F कह रहा है। तो इस तरीके से सवाल लगना था कुछ। अवकलन एवं समाकलन की तुलना, यहाँ पर मैंने आपको जो किताब में दिया अवकलन एवं समाकलन की, उसी पर थोड़ा सा चर्चा कर लिए कि कंपैरिजन। अच्छा, इस चीज के एंड में मैं आपको निरीक्षण विधि भी समझा दूंगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो पूरा देखना वीडियो को। अवकलन एवं समाकलन की तुलना यानी कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो कुछ पॉइंट मैंने इस प्रकार से ले लिए कि सभी फलन अवकलनीय नहीं होते हैं और उसी प्रकार सभी फलन समाकलनीय भी नहीं होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, यदि किसी फलन के अवकलज का अस्तित्व है, अगर उसका अवकलन हो रहा है तो वह अद्वितीय होता है, परंतु किसी फलन का समाकलन अद्वितीय नहीं होता है। ये बात मैंने ऊपर भी बता दी थी आपको। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि यदि किसी बहुपद फलन p का अवकलन किया जाता है तो परिणाम स्वरूप एक ऐसा बहुपद मिलता है जिसकी घात बहुपद p की घात से एक कम होती है। ये आपको फॉर्मूले में पता है कि अगर आप x की पावर n का अवकलन करते हैं तो आपको n x की पावर n माइनस 1 मिलता है, यानी घात में एक की कमी हो जाती है। उसी प्रकार जब किसी बहुपद फलन p का समाकलन किया जाता है तो परिणाम स्वरूप एक ऐसा बहुपद प्राप्त होता है जिसकी घात बहुपद p की घात से एक अधिक होती है। समाकलन में क्या होता है कि समाकलन अगर हम कर रहे हैं x की पावर n का समाकलन कर रहे हैं तो घात में एक ऐड हो जाता है, यानी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हो जाता है। तो यहां पर इसी बात की चर्चा की है कि अवकलन में जो घात हो उसमें घात में एक की कमी कर देते हैं, जबकि समाकलन में घात में एक ऐड कर देते हैं, एक जुड़ जाता है। यही बात कर रहे थे यहाँ पर। आगे देखते हैं कि अवकलज की चर्चा एक बिंदु पर की जाती है और समाकलन की चर्चा अंतराल पर की जाती है। ठीक है, अवकलन की आपने देखा था कि आपने चैप्टर नंबर जो 6 था वहां पर अवकलन के लिए आपने स्पर्शरेखाएं और अभिलंब जो सब निकाले थे वो अवकलन के लिए किस पर निकालते थे, एक बिंदु पर निकालते थे, AB पर। जबकि समाकलन में हम अंतराल पर निकालेंगे, वो होता है आपका निश्चित समाकलन के अंतर्गत। ठीक है, निश्चित समाकलन के अंतर्गत एक अंतराल पर चर्चा की जाती है, जबकि अवकलन में एक बिंदु पर चर्चा की जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो अवकलज और समाकलन दोनों में सीमा का भाव समाहित होता है। दोनों में ही लिमिट का आपको कहीं ना कहीं एक उसमें भाव बना रहता है। ठीक है, अवकलन और समाकलन दोनों में। छठवां पॉइंट है कि अवकलन और समाकलन के विक्रम परस्पर व्युत्क्रम होते हैं। भाई जो समाकलन है वो अवकलन का उल्टी विधि है, समाकलन अवकलन की उल्टी विधि है। तो अवकलन एवं समाकलन के प्रक्रम यानी मेथड यानी अप्रोच परस्पर व्युत्क्रम यानी इनवर्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि कुछ भौतिक मात्राएं ज्ञात करने में अवकलन और समाकलन का उपयोग होता है, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था और चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। तो जैसे किसी कण द्वारा किसी समय t में तय की गई दूरी आपको पता है, तो दिए समय बाद वेग ज्ञात करने में अवकलज सहायक होता है। ठीक उसी प्रकार किसी समय t पर यदि वेग आपको वेग पता है तो दिए समय में तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए समाकलन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट कि एक समाकलन के अवकलज का ज्यामितीय अर्थ भी होता है, जैसे कि दिए हुए वक्र के दिए बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर फलन के अवकलज के मान के बराबर होती है। तो ये आपने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 6 में कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर बिंदु AB है तो AB पर फलन का अगर आप डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर देते हैं तो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होता है। यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर क्या होता है, dy/dx पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, इसी प्रकार दिए हुए फलन का अनिश्चित समाकलन एक दूसरे के समांतर स्थित वक्रों के परिवार को निरूपित करता है, जिसमें समाकलन के चर को निरूपित करने वाले अक्ष के अनुलंब रेखा के सभी वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से इन समाकलन और अवकलन के बीच में कंपैरिजन था, जो मैंने 8 पॉइंट में इस प्रकार से समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं निरीक्षण विधि की। ठीक है, उदाहरण नंबर 1, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। तो प्रति अवकलज और कुछ नहीं है, समाकलन होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको समाकलन किसी एक विधि से हल करने के लिए नहीं आएगा, आपको कहेगा कि समाकलन ज्ञात करो, तो बस इतना आपको करना है। ठीक है, निरीक्षण विधि से अगर आ जाता है तब की बात है, लेकिन आएगा नहीं, जहां तक मुझे
एक आइडिया है, एक अनुभव है, और आप अनसॉल्व भी उठा के देख सकते हैं कि निरीक्षण विधि का शायद ही कहीं पर उसमें जिक्र किया गया होगा, लेकिन हम बात कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं करना क्या। देखो cos 2x है तो आपके दिमाग में इसका समाकलन पहले से चलना चाहिए। तो cos 2x का जो समाकलन होता है वो होता है आपका sin 2x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, तो आप इस sin 2x को पकड़ेंगे। निरीक्षण विधि में और कुछ नहीं है, आपको एक फलन लेके चलना होगा जिसका आप अगर अवकलन करें, सुनना मेरी बात, निरीक्षण विधि में क्या है कि आपको एक फलन लेके चलना होगा जिसका अवकलन करने पर वह फलन मिल जाए, पर उसका उल्टा कर देंगे तो वो कहलाएगा प्रति अवकलज। तो इस तरीके से करना है। तो बेसिकली आपको पहले से उसका समाकलन तो पता होना ही चाहिए, है ना, इसी का तो मतलब है। तो यहां पर आपने माना यहां पर कि इस तरीके से ले लिया d अपॉन डी एक्स साइन 2x, d अपॉन डी एक्स साइन 2x। अगर साइन 2x का करेंगे तो कितना मिलेगा 2 cos 2x मिलेगा। अब आपको cos 2x चाहिए ना, तो 2 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 एंड d अपॉन डी एक्स साइन 2x बराबर cos 2x। क्या किया मैंने, ये जो 2 था इस 2 का पक्षांतर कर दिया, गोले में था तो भाग में चला जाएगा। 1/2 को आप अंदर ले सकते हैं, तो d अपॉन डी एक्स इसको ले रहे हैं इस तरीके से sin 2x अपॉन 2 एंड cos 2x। अब आपको क्या कर देना है प्रति अवकलज के लिए, इस d अपॉन डी एक्स का अगर आपने पक्षांतर किया, d अपॉन डी एक्स को अगर आप उस तरफ ले गए तो d अपॉन डी एक्स का पक्षांतर करने पर वो हो जाएगा समाकलन, यानी ये आप कर देंगे समाकलन ऑफ cos 2x dx। ठीक है, cos 2x dx बराबर sin 2x अपॉन 2। तो ये कहलाती है आपकी निरीक्षण विधि। मतलब आपको उसमें क्या है कि पहले से आपने एक अनुमान लगा के चले कि एक आपके पास फलन है जिसका आपका जो अवकलन हो रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है, फिर उसको आपने उस विधि को आपने उल्टा करते गए और आपको वह फंक्शन मिल गया। तो इस तरीके से करना था। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx बराबर sin 2x अपॉन 2, ये इस तरीके से कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इसलिए cos 2x का प्रति अवकलज sin 2x अपॉन 2 है। ये इस तरीके से बात हो रही भाई। ठीक है, सेकंड उदाहरण नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये आपको कह रहा था 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। यहां पर भी वही बात मैं कर रहा हूं आपसे कि आपको पहले से इसका समाकलन ध्यान होना चाहिए, तब आप निरीक्षण विधि को अप्लाई कर पाओगे। कैसे कि 3 है x स्क्वायर का होता है भाई x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 4 बार x की पावर 3 का होता है x की पावर 4 अपॉन 4। तो ये निकल के कितना आता है x की पावर 3 प्लस x की पावर 4। तो आप इसको पकड़ोगे आप। ठीक है, x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 को पकड़ोगे। देख लेते हैं, यहां पर आप ले रहे हैं कि d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस x की पावर 4। तो बराबर में आपको यहां से कितना मिल जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा कितना, घात आगे जाती है घात में 1 की कमी कर देते, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 आगे आएगा तो 4x की पावर 3। अब क्या कुछ नहीं, d अपॉन डी एक्स का आप पक्षांतर कर दोगे तो ये यहां से कितना हो जाएगा x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 और dx। तो यहां से आपने ये दिखा दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx बराबर कितना भाई x की पावर 3 प्लस x की पावर 4। तो यहां से आप कह रहे हैं कि इसलिए 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 का प्रति अवकलज x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 है। तो इस तरीके से आपने दिखा दिया। ठीक है ना, सिंपल। अब उदाहरण नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था 1 अपॉन x वेयर x नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर भी वही चीज कर रहे हैं कि अगर आपको पता रखा आपको कि d अपॉन डी एक्स लॉग x होता है 1 अपॉन x, और d अपॉन डी एक्स लॉग माइनस एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग माइनस एक्स कितना होता है, ये d अपॉन डी एक्स लॉग माइनस एक्स होता है, माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का x और इनटू में माइनस 1 आएगा। ठीक है ना,
क्योंकि log x का होता है 1/x, तो log -x का हो जाएगा 1/-x, एंड -x का फिर से करोगे तो -1 हो जाता है। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि d/dx log -x है, तो log x का 1/x होता है ना, तो 1/-x हो जाएगा, एंड d/dx -x का अगर आप फिर से करेंगे तो 1/-x, और यहाँ से मिलेगा -1, और माइनस कट के हो जाएगा आपका 1/x, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो इस तरीके से यहाँ से भी आपको जो मिलेगा वह 1/x, पॉजिटिव का 1/x मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा और पास में लिख लेंगे, तो यहाँ से आपको मिल रहा है कितना, 1/-x एंड -1 बराबर 1/x, ठीक है। दोनों को सम्मिलित करने पर यहाँ आप लिख सकते हैं, दोनों को सम्मिलित, ठीक है, दोनों को सम्मिलित करने पर, दोनों को सम्मिलित करने पर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से कि d/dx log, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, सम्मिलित करने का मतलब यहाँ पर x लिया और यहाँ पर -x लिया, x लिया और -x लिया, उस स्थिति में भी आपको 1/x ही मिला, यानी log mod of x, log d/dx log mod of x बराबर 1/x। अब अगर इस चीज का आप पक्षांतर कर देते हो तो log mod of x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो बेसिकली यहाँ से आप लिख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर log mod of x कर रहे हैं, या फिर आप इस चीज को ऐसे भी ले सकते हैं कि mod की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि log में क्या होता है, log के साथ कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं आती, मतलब log -2 ये आपका नहीं होता है, log 2 का मान तो होता है लेकिन log -2 का मान नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने दिखा दिया, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1/x का प्रति अवकलज 1/x का प्रति अवकलज log x है, ठीक है। तो भाई उदाहरण नंबर 1 में जो निरीक्षण विधि आपको कह रहा था सवाल, तो वो निरीक्षण विधि इस तरीके आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर निरीक्षण विधि आती है तो आप इस तरीके से सोच पाएंगे, इसीलिए मैंने निरीक्षण विधि को बाद में आपके लिए रखा है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ये काम जरूरी है। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर लाइव पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मिनिमम फीस में आपको लाइव क्लासेस मिल सकती हैं, उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग गया है, वीडियो को लाइक कर लेना फटाफट। इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 पर चर्चा करें। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।